Hello, my dear student. Welcome to our channel Unique Literature World Study. This is series number 3 in which we will talk about Beowulf. Beowulf is most important epic poem of Anglo-Saxon age. Already I have uploaded videos of Anglo-Saxon age in which I have discussed each and everything like historical background, characteristics, important writers, manuscripts, each and everything about Anglo-Saxon age. And today we will talk about Beowulf. Beowulf is considered to be the first national epic poem of England. So in this video you are going to study Beowulf A to Z complete notes. So this is useful for UGC NET English Literature, CUT-PG, SET, TGT, PGT, MA English, Assistant Professor and every literature exams. If you didn't subscribe my channel, please go and subscribe my channel Unique Literature World Studies, where you can find each and everything in chronological order to qualify any literature exam. So let's start. Firstly, we will see the introduction. Beowulf is the longest, greatest and oldest surviving epic poem in English literature and the national epic of England. जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो Beowulf है उसे वो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे मतलब ओल्डेस्ट पुराना सर्वाइविंग एपिक पोएम है इंग्लिश लिटरेचर का, और ये इंग्लैंड का नेशनल एपिक पोएम है, याद रखिएगा. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड NTA हैज़ asked many times and also have been asked in assistant professors exams. So as you know that this is a national epic of England. इंग्लैंड का ये क्या है, नेशनल एपिक पोएम है, और ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम है इंग्लिश लिटरेचर में. इट इज़ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ द एंग्लो-सैक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड. ये एंग्लो-सैक्सन एज का सबसे ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट है. जैसा कि आपको पता है कि एंग्लो-सैक्सन एज में ज़्यादातर जो लिटरेचर है वो ओरली ट्रांसमिटेड हुए हैं, और उसमें से कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम है पर उनके राइटर के बारे में मालूम नहीं है कि किसने लिखा, जैसे कि वांडरर, सीफरर और द लेमेंट ऑफ द वाइफ. ये सारे वर्क्स हो गए, ये एंग्लो-सैक्सन एज से ही बिलोंग करते हैं. लेकिन जो बेओवुल्फ है वो क्या है, इस एज का सबसे ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें हमें पूरा एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता बेओवुल्फ जो अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान को दांव पे लगाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है. जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा समरी में. It narrates the heroic adventures of the Geatish warrior Beowulf. ये जो स्टोरी है ये क्या नरेट करता है, ये हीरोइक एडवेंचर. गीटिश वॉरियर है एक जिनका नाम बेओवुल्फ है, उनके हीरोइक एडवेंचर के बारे में नरेट करता है. Who defeats 3 फॉर्मिडेबल एनिमीज, जो तीन दुश्मन को क्या करते हैं, हराते हैं, वो भी ब्रेवली. ग्रेंडल्स मदर एंड द फाइनली ड्रैगन. इस बेओवुल्फ जो है इस पोएम में आपको 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 3 इवेंट्स में ये लड़ाई होती है. पहले ग्रेंडल्स से होता है, फिर ग्रेंडल्स मदर से होता है, और उसके बाद फिर लास्ट में ड्रैगन होता है. उसके बाद इनकी बेओवुल्फ की डेथ हो जाती है. तो अभी समरी में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. द पोम कंबाइंस जर्मेनिक हीरोइक ट्रेडिशन विद क्रिश्चियन वैल्यूज. इसमें जहाँ मैंने ब्लैक से किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं. तो ये जो पोएम्स है इसमें क्या क्या कंबाइंस है, इसमें जर्मेनिक हीरोइक ट्रेडिशन और क्रिश्चियन वैल्यूज दोनों दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने भी पिछली वीडियो में आपको बताया है. मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन वर्ल्ड लिटरेचर. इसे वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है क्योंकि इसमें जर्मेनिक हीरोइक ट्रेडिशन, क्रिश्चियन वैल्यूज दोनों एक साथ दिखाया गया है. अगर हम टाइटल की मीनिंग की बात करें तो बेओवुल्फ का मतलब क्या है, द एग्जैक्ट मीनिंग इज द नेम बेओवुल्फ इज अनसर्टेन. यानी जो बेओवुल्फ का एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है, अनसर्टेन है. अ ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन इज बेओवुल्फ. इसका एक ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है जिसको बेओवुल्फ को हम कहते हैं बेओवुल्फ. अ पोएटिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक पोएटिक एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग है बियर यानी साहस करना. बिकॉज बियर रेट्स बी हीप्स फॉर हनी. तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आएगा. अभी हमने पढ़ा
इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ द टाइटल। अब हम पढ़ेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर आपको याद दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑनलाइन में आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपको पता भी हो जाएगा कि इसमें कौन सा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में टाइटल। टाइटल क्या है? ब्यूवुल्फ। लिटरेरी पीरियड कौन सा है? तो एंग्लो सेक्शन, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इसको अरेंज करने के लिए आता है। जैसे इसमें ब्यूवुल्फ दे देगा, कंट्रवेरी टेल्स दे देगा, फेरी क्वींस दे देगा और आर्केडिया दे देगा। ऐसे 4 वर्क्स दे देंगे और आपको पूछेगा, कहेगा इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क किस एज में आया है, उसके अनुसार भी आप इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो लिटरेरी पीरियड है एंग्लो सेक्शन, जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। जॉनरा की बात करें तो एपिक पोएम है। आपको भूलना नहीं है कि ये जॉनरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्क को जो ब्यूवुल्फ है इसे फर्स्ट नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। तो ये एक एपिक पोएम है। लैंग्वेज में तो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि ब्यूवुल्फ किस लैंग्वेज में लिखा गया। ऑप्शन दे देगा लैटिन, जर्मेनिक और फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश। तो आपको ओल्ड इंग्लिश ही चूज़ करना है। डेट ऑफ कंपोजिशन है, तो ये कंपोज कब किया गया? तो 700 से लेकर 1000 AD के बीच में ये कंपोज किया गया। और जो कॉमनली इसका डेट है वो 8th सेंचुरी माना जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट डेट। और जो मैन्युस्क्रिप्ट आया नोवेल कोडेक्स, उसमें कब आया? तो मैन्युस्क्रिप्ट की डेट की बात करें तो वो 1000 AD में आया है। आथर की बात करें तो इसके आथर अनोनिमस है, यानी इसके राइटर के बारे में हमें पता नहीं है। लेंथ ऑफ एपिक, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका लेंथ कितना है, यानी कि ये टोटल कितने लाइन्स का है? तो ये 3182 लाइन्स का है। जो ब्यूवुल्फ है इसमें 3182 लाइन्स पूरे यूज हुए हैं। सेटिंग की बात करें तो डेनमार्क एंड स्वीडन इसकी सेटिंग है। हीरो है तो वो ब्यूवुल्फ, जिसे प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं, वो कौन है? ब्यूवुल्फ है। मेन थीम है हीरोइज्म अगेंस्ट एविल। हीरोइज्म अगेंस्ट एविल इस वर्क का मेन थीम है। और नेशनल एपिक पोएम ऑफ इंग्लैंड है। आपको इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट नेम क्या है? नोवेल कोडेक्स। नोवेल कोडेक्स में ही ये ब्यूवुल्फ हमें देखने को मिलता है। और मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको पूरा मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया है। तो अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल दी वीडियोस। ये देखिए ब्यूवुल्फ के कुछ पेजेस है यहाँ पर मैंने लिया है। आप देख सकते हैं ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, जो आज के इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी है। ये कौन है? ये ब्यूवुल्फ है, यानी वॉरियर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये किंगडम है वहाँ का, गिट्स का, डेनमार्क का। ये हीरोट जो हॉल बनवाया गया था उसका पिक्चर है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कोई किसी भी चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले हमें उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते रहेंगे तो हमें अच्छे से कोई भी चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए जो स्टोरी है वो कहाँ सेट है? तो स्कैंडिनेविया में है मेनली। द स्टोरी सेट इन स्कैंडिनेविया। जो स्टोरी है वो स्कैंडिनेविया में सेट की गई है, जिसमें मुख्यतः कौन कौन सा प्लेस है? डेनमार्क है और सदर्न स्वीडन है, जिसे गिटलैंड कहते हैं। डेनमार्क और सदर्न स्वीडन, जिसे गिटलैंड बोलते हैं, ये मेन इसका सेटिंग है। Although written in England, the events occurred before England became Christian. हालांकि ये जो वर्क्स है ये इंग्लैंड में लिखा गया है, लेकिन जो इसमें जो इवेंट है इसमें बिफोर इंग्लैंड बिकेम क्रिश्चियन, यानी जब इंग्लैंड क्रिश्चियन बना था उससे पहले का इसमें इवेंट को दिखाया गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स, ये जो पोएम है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो जर्मनिक वॉरियर कल्चर को दिखाता है, पैगन बिलीफ्स को दिखाता है, क्रिश्चियन मोरालिटी और ट्राइबल सोसाइटी को दिखाता है। उसके बाद हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, किस मैन्युस्क्रिप्ट में हमें इसके बारे में पता चलता है? तो ये जो पोएम है केवल एक सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट में सर्वाइव करती है, जिसका नाम है नोवेल कोडेक्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया है और ये अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। नोवेल कोडेक्स ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, जहाँ पर हमें ब्यूवुल्फ का पता चलता है। तो वो नोवेल कोडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट में है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है।
and survived a major fire in 1731 though it suffered damage। और 1731 में मतलब उस ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक आग लग गई थी जिसकी वजह से इसका कुछ पेजेस जल गया है, लेकिन फिर भी अभी ये मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत क्या हो गया, डैमेज हो गया है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। तो पोएम के स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी वर्क को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये जो पोएम है 3 मेजर एडवेंचर्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 मेजर एडवेंचर्स में डिवाइड किया गया है, यानी इसमें 3 मेजर एडवेंचर्स दिखाए गए हैं। पहला है वियोवुल्फ एंड ग्रेंडल जिसकी लड़ाई होती है, दूसरा होता है वियोवुल्फ एंड ग्रेंडल्स मदर से लड़ाई होती है, सेकेंड हो गया इसका एडवेंचर, और थर्ड है वियोवुल्फ एंड द ड्रैगन। वियोवुल्फ और ड्रैगन से जो लड़ाई होती है वो थर्ड एडवेंचर्स है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि कितने पार्ट में डिवाइड है, तो ये मेनली 3 मेजर एडवेंचर्स में डिवाइड किया गया है। These 3 episodes correspond to the 3 stages of Beowulf life। ये जो 3 एपिसोड्स हैं ये Beowulf की लाइफ के 3 स्टेजेस को दिखाते हैं। पहला यंग हीरो, यानी जब Beowulf और ग्रेंडल की लड़ाई हुई तो उस टाइम Beowulf यंग हीरो था। उसके बाद जब Beowulf एंड ग्रेंडल्स मदर की लड़ाई हुई तो Beowulf मैच्योर वॉरियर था। और फिर जब Beowulf एंड द ड्रैगन की लड़ाई हुई तब उस टाइम वो एक अच्छा एक बुद्धिमान किंग मतलब राजा बन चुका था। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 जिसमें हम समरी की बात करेंगे। तो समरी ऑफ द बेओवुल्फ की बात करें तो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द प्रोलॉग। ये जो स्टोरीज है वो प्रोलॉग से स्टार्ट होता है। किससे? प्रोलॉग। दैट प्रोड्यूस्ड स्काइल्ड किंग ऑफ द स्पीयर डांस, जिसमें एक मतलब स्काइल्ड एक आता है, एक आदमी आता है, बहता हुआ एक बच्चा आता है जिसका नाम स्काइल्ड होता है और वो स्पीयर डांस का राजा बनता है। उसके बाद रॉथगर वाज वन ऑफ द स्काइल्स डिसेंडेंट्स एंड ही बिकेम द किंग ऑफ डेंस। और जो रॉथगर थे वो भी स्काइल्स डिसेंडेंट से ही बिलोंग करते थे, तो वो भी अब आगे चल के क्या बनते हैं कि डेंस के राजा बनते हैं। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोलॉग है, इससे स्टार्ट होता है ये स्टोरी, जिसमें सबसे पहले एक स्काइल्ड यानी एक बच्चा एक नाव में बहता हुआ आता है जिसका नाम स्काइल्ड होता है, वो स्पीयर डांस का राजा बनता है। और उसी खानदान से ये भी बिलोंग करते थे रॉथगर। तो किंग रॉथगर जो थे ये भी इसी डिसेंडेंट से बिलोंग करते थे, इसी वंश से बिलोंग करते थे और बाद में ये भी क्या बनते हैं, डेंस के किंग बनते हैं। अब स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। तो पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे द स्टोरी बिगिंस। स्टोरी स्टार्ट होती है किंग रॉथगर एंड ह्यूरोट। अब हम बात करेंगे किंग रॉथगर एंड ह्यूरोट। ह्यूरोट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए द स्टोरी ओपन्स विद द डेनिश किंग। ये जो स्टोरी ओपन्स होती है वो डेनिश किंग है रॉथगर, उनसे स्टार्ट होती है। ही इज अ जेनरस एंड रिस्पेक्टेड रूलर हु बिल्ड्स अ मैग्निफिसेंट हॉल कॉल्ड ह्यूरोट। ये एक जेनरस यानी एक उदार और रिस्पेक्टेड सम्मानित रूलर है, शासक है, जो एक मैग्निफिसेंट हॉल बनवाते हैं जिसका नाम होता है ह्यूरोट। क्या होता है? ह्यूरोट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हॉल बनवाते हैं उसका नाम क्या होता है? ह्यूरोट। ये एग्जाम में पूछा गया, आपको भूलना नहीं है। ह्यूरोट बिकम्स सिंबल। जो ह्यूरोट हॉल का नाम है वो एक चीज़ का सिंबल वो सिंबल बनता है। किस चीज़ का? सिविलाइजेशन का, पीस का, प्रॉस्पेरिटी का और कम्युनिटी का सिंबल बनता है। जो ह्यूरोट है वो किसका सिंबल है? तो सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, पीस यानी शांति का, प्रॉस्पर्टी यानी समृद्धि का और कम्युनिटी यानी समुदाय का एक सिंबल बनता है। एवरी डे द वेरियर्स गेदर देयर टू। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन जो वेरियर्स होते हैं उस किंगडम के जो जितने भी योद्धा होते हैं, वेरियर्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और वो क्या करते हैं? अपने सेलिब्रेट विक्ट्रीज, अपने जीत को सेलिब्रेट करते हैं। फीस्ट, लिसन टू सॉन्ग सुनते हैं, रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द किंग और राजा से गिफ्ट्स प्राप्त करते हैं। However, their happiness attracts a terrible monster। लेकिन उनकी जो हैप्पीनेस है उस पर एक टेरिबल मोनेस्टर की नज़र लग जाती है, उस पर अटैक कर देता है। तो ह्यूरोट मीन्स है हॉल ऑफ द हार्ट। आपको एग्जाम में पूछा गया है कि ह्यूरोट जो बेओवुल्फ में हॉल है जिसका नाम है ह्यूरोट, उसका मतलब क्या है? तो ह्यूरोट मतलब है हॉल ऑफ द हार्ट, जहाँ पर लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, फ्रीडम महसूस करते हैं, तो इसे बोलते हैं हॉल ऑफ द हार्ट। और इम्पॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रही हूँ।
आई होप इतना स्टोरी आपको समझ में आया होगा। स्टोरी स्टार्ट होती है डेनिश किंग ह्रोथगर से, जो एक जेनरस और मतलब रिस्पेक्टेड रूलर थे, और वो एक हॉल बनवाते हैं जिसे हीरोट कहते हैं। और हीरोट सिंबल है सिविलाइजेशन, पीस, प्रॉस्पेरिटी और कम्युनिटी का। यहाँ पर जो वॉरियर्स है वो डेली गेदर होते हैं और वे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं और राजा से गिफ्ट्स प्राप्त करते हैं। हीरोट मीन्स है हॉल ऑफ द हार्ट, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रेंडल अपीयर्स, यानी मैंने बताया है इस हॉल पहले तो लोग बहुत अच्छा ज़्यादा इंजॉय करते थे, लेकिन फिर एक ग्रेंडल है वो इस हॉल पे अटैक कर देता है, हीरोट पे अटैक कर देता है। द मोनेस्टर ग्रेंडल लिव्स इन द मार्शेस एंड कैन नॉट बियर द साउंड्स ऑफ जॉय एंड म्यूजिक कमिंग फ्रॉम हीरोट। जो मोनेस्टर है ग्रेंडल, जो मोनेस्टर है एक राक्षस है जिसका जो ग्रेंडल है वो एक मार्श में रहता है, और वो जैसे जॉय, म्यूजिक और कोई भी साउंड वो नहीं सुन सकता। वो मतलब कोई भी जॉय की या जॉय एंड म्यूजिक कोई भी चीज़ नहीं, साउंड कोई भी आवाज़ वो नहीं सुन सकता, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी हीरोट से आती है जो भी आवाज़, जैसे वहाँ पर जो योद्धा हैं वो सॉन्ग सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये सारी जो साउंड्स आवाज़ें जाती हैं मार्स में जहाँ पर वो ग्रेंडल रहता है, तो वो उसको नहीं सुन सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। द पोएम डिस्क्राइब्स हिम एज ए डिसेंडेंट ऑफ केन। ये जो पोएम है इसमें जो ग्रेंडल है इसको केन का वंश बताया गया है, डिसेंडेंट ऑफ केन, यानी केन का वंश बताया गया है। द बाइबलिकल फिगर हु मर्डर्ड हिज ब्रदर एबिल, ये एक बाइबलिकल फिगर है जो जिसने अपने ब्रदर एबिल की मर्डर कर दी थी। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। ये जो पोएम है इसमें जो ग्रेंडल है उसे केन का डिसेंडेंट माना गया है, यानी केन का वंश माना गया है, और ये एक बाइबलिकल फिगर है, आपको ये नहीं भूलना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक बाइबलिकल फिगर है जिसने अपने ब्रदर एबिल की हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था। दिस लिंक्स ग्रेंडल टू एबिल एंड एग्जाइल्स, और इसी वजह से ग्रेंडल को एबिल एंड एग्जाइल होना पड़ा। नाइट आफ्टर नाइट ग्रेंडल अटैक्स हीरोट, यानी प्रत्येक रात को, नाइट एंड आफ्टर नाइट, यानी हर रात को जो ग्रेंडल होता था वो हीरोट पे अटैक करता था। ही एंटर्स द हॉल, एक मिनट, He enters the hall while the warriors sleep, killing and devouring many of them. वो मतलब हॉल में एंटर करता था जब सारे वॉरियर्स सो जाते थे, उसमें से वो क्या करता था, बहुत सारे वॉरियर्स को मार देता था। तो फॉर 12 years द डेंस लिव इन फियर, 12 साल तक ऐसा कंटिन्यू चलता रहा, और डेंस यानी जो किंगडम था डेंस, वहाँ पर लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया, एक डर पैदा हो गया। रोदगर इज पावरलेस टू स्टॉप द अटैक्स, जो रोदगर था वो पावरलेस था, यानी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस अटैक को, यानी ग्रेंडल से लड़ सके या इस अटैक को रोक सके। तो आपको पता होना चाहिए ये 12 साल तक ये कंटिन्यू हुआ था, यानी ग्रेंडल ने 12 years तक कंटिन्यू हीरोट पे अटैक किया था। एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछा है उसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। न्यू रिचेस गिटलैंड्स, न्यूज रिचेस गिटलैंड्स। अब देखिए जो न्यूज होती है यहाँ की डेंस की, जो ये 12 years से ग्रेंडल इस पे अटैक कर रहा है, वो गिटलैंड पहुंच जाती है। गिटलैंड मैंने भी आपको बताया कि गिटलैंड में है जहाँ पर व्यूवुल्फ रहता है। तो अक्रॉस द सी इन गिटलैंड लिव्स द यंग वॉरियर व्यूवुल्फ, यानी समुद्र के उस पार गिटलैंड्स में एक यंग वॉरियर रहता है ब्यूवुल्फ, एक युवा योद्धा रहता है जिसका नाम है ब्यूवुल्फ। ही इज फेमस फॉर, वो किसके लिए फेमस है, तो वो फेमस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के लिए, यानी असाधारण ताकत के लिए वो प्रसिद्ध है, करेज के लिए, साहस के लिए, या फिर लॉयल्टी, वफादारी के लिए, और ऑनर, सम्मान के लिए वो प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो ब्यूवुल्फ है वो किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, करेज, लॉयल्टी एंड ऑनर। व्हेन ही हियर्स अबाउट रोदगर सफरिंग ही डिसाइड टू हेल्प, जब ये गिटलैंड में जो ब्यूवुल्फ है, यंग वॉरियर है, जब वो सुनता है रोदगर के सफरिंग के बारे में सुनता है कि कैसे ग्रेंडल ने हीरोट पे अटैक किया है, 12 साल से लगातार कर रहा है, और डेंस के लोग बहुत फियर में है, वहाँ के राजा जो रोदगर है वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो क्या कहता है, ही डिसाइड्स टू हेल्प, वह हेल्प करने के लिए निर्णय करता है कि मैं इनका हेल्प करूँगा। विद 14 लॉयल कंपेनियंस, एग्जाम में पूछा गया है, 14 लॉयल कंपेनियंस ही सेल्स टू डेनमार्क। अब देखिए अपने 14 लॉयल कंपेनियन, वफादार साथियों के साथ वह डेनमार्क में आता है।
एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्यूवुल्फ है वो जब वो आता है तो उसके साथ कितने उसके कैंपेनियन आते हैं, तो 14। आपको पता होना चाहिए 14 लॉयल कैंपेनियंस डेनमार्क में उसके साथ आते हैं। अराइवल एट डेनमार्क, अब जो ब्यूवुल्फ है वो डेनमार्क में पहुंच चुका है, तो हम इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। ब्यूवुल्फ इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू रोदगर। जो ब्यूवुल्फ है वो अपने आप को रोदगर से इंट्रोड्यूस कराता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। द ओल्ड किंग रिमेंबर्स ब्यूवुल्फ फादर एंड वार्मली वेलकम्स हिम। फिर इससे पता चलता है कि जो ओल्ड किंग है यानी जो रोदगर है उनका जो फ्रेंड है उस ब्यूवुल्फ उन्हीं का बेटा है, यानी ब्यूवुल्फ जो है वो उनके फ्रेंड का बेटा है। तो वो वार्मली यानी पूरी अच्छी तरह से वार्मली वेलकम करते हैं, किसे, ब्यूवुल्फ का, अपने किंगडम में वेलकम करते हैं। अ फीस्ट इज हेल्ड इन हिज ऑनर। अनफर्थ चैलेंज ब्यूवुल्फ। अब देखिए एक अनफर्थ चैलेंज अनफर्थ क्या करता है, ब्यूवुल्फ को चैलेंज करता है। अनफर्थ क्या है, यहाँ का डेनमार्क का ही एक पर्सन है जो ब्यूवुल्फ को चैलेंज करता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये ग्रेंडल से नहीं लड़ सकता, ये ब्यूवुल्फ को बहुत मामूली समझता है, बहुत हल्के में लेता है। तो ड्यूरिंग द फीस्ट अनफर्थ अ डैनिश वॉरियर। फीस्ट के दौरान जो अनफर्थ था एक डैनिश वॉरियर है, वो ब्यूवुल्फ के रेपुटेशन पे क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन ब्यूवुल्फ रेपुटेशन, ब्यूवुल्फ के रेपुटेशन पे क्वेश्चन करता है। ही एक्यूजेस हिम ऑफ लॉजिंग अ स्विमिंग कंटेस्ट। वो इस पे एक्यूज लगाता है कि उसने एक स्विमिंग कंटेस्ट, मतलब जो ब्यूवुल्फ है वो एक स्विमिंग कंटेस्ट हार चुका है। तो उसे क्या करता है, उसके ब्रेवरी पर एक्यूज करता है और उसे चैलेंज करता है। ब्यूवुल्फ calmly replies that he actually defeated sea monster during that contest and exposes Unferth's own failures। ब्यूवुल्फ calmly replies करता है यानी शांतिपूर्वक उत्तर देता है कि एक्चुअली में उसने एक सी मॉनेस्टर को उस दौरान हराया था, जो कंटेस्ट हो रहा था उस टाइम पे उसने एक सी मॉनेस्टर को हराया था। एंड एक्सपोज अनफर्थ ऑन फेलर, और इससे अनफर्थ के खुद के फेलर के बारे में पता चलता है। दिस सीन इस्टेब्लिशेस ब्यूवुल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑनर। ये जो सीन यहाँ पर होता है इससे ब्यूवुल्फ के अंदर एक नया मतलब एक नया कॉन्फिडेंस एंड ऑनर इस्टेब्लिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे बैटल विद ग्रेंडल। ये भी हम पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रेंडल और ब्यूवुल्फ के बारे में अटैक होता है। तो हम पूरा समरी डिटेल वाइज कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको पूरा स्टोरी समझ में आए। तो देखिए बैटल विद ग्रेंडल अब स्टार्ट होता है ग्रेंडल से ब्यूवुल्फ का बैटल युद्ध। दैट नाइट, उसी रात, यानी जिस रात ब्यूवुल्फ यहाँ पहुंचा था उसी रात, ब्यूवुल्फ वेट्स इनसाइड हीरोड। ब्यूवुल्फ हीरोट में किसका इंतजार कर रहा था, तो ग्रेंडल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हर डेली नाइट में ग्रेंडल आता था और बहुत सारे वॉरियर को मारता था और उन पे अटैक करता था। तो ही रिफ्यूजेस टू यूज वेपन्स बिकॉज ग्रेंडल्स फायर विदाउट देम। उसने जो ब्यूवुल्फ थे उसने वेपन्स का यूज़ नहीं किया, उसने वेपन्स यानी हथियार का यूज़ करना से मना कर दिया, क्योंकि जो ग्रेंडल था वो बिना हथियार के फाइट करता था, इसलिए ब्यूवुल्फ ने कहा कि मैं भी बिना हथियार के ही फाइट करूंगा। वेन ग्रेंडल इंटर्स द हॉल। अब देखिए जो ग्रेंडल होता है जब वो हॉल में इंटर करता है तो ही अटैक्स वन वॉरियर बिफोर कन्फ्रंटिंग ब्यूवुल्फ। वो सबसे पहले एक वॉरियर पे अटैक कर देता है ब्यूवुल्फ तक पहुंचने से पहले। और फियर्स स्ट्रगल बिगिंस। अब एक भीषण स्ट्रगल शुरू होता है। द हॉल शेक्स वायलेंटली। पूरा हॉल मतलब एकदम वायलेंटली हिल जाता है। ब्यूवुल्फ ग्रिप प्रूव्स स्ट्रोंगर देन ग्रेंडल्स। ब्यूवुल्फ क्या करता है, ग्रेंडल से ज़्यादा खुद को मजबूत समझता है, खुद को ताकतवर समझता है। फाइनली अब देखिए ब्यूवुल्फ टीयर्स ऑफ ग्रेंडल्स आर्म विद हिज वेयर हैंड। ब्यूवुल्फ क्या करता है, उसके आर्म्स को अपने हैंड से क्या करता है, जकड़ लेता है। मॉर्टली वाउंडेड ग्रेंडल फ्लीज बैक टू हिज स्वैम्प एंड डाइज। अब जो ये ग्रेंडल है वो पूरी तरह से वाउंडेड यानी घायल हो चुका है। अब वो किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाता है और फिर अपने मतलब जहाँ पर उसका स्वैम्प है, जहाँ पर उसका वो है गुफा है, वहाँ पर वो मर जाता है। His served arm is hung inside हीरोट एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री।
उसका जो आर्म है यानी जो उसका हाथ निकल जाता है, जो बेवुल्फ तोड़ देता है, तो उस आर्म्स को जो होता है वो हीरोड के बाहर ही लटका दिया जाता है, यानी जो हॉल है उसके बाहर ही ग्रेंडल के हैंड को लटका दिया जाता है, आर्म्स को यानी उसके बाह को लटका दिया जाता है। अब हीरोड एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री, हीरोड में क्यों लटकाया जाता है? क्योंकि एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री के सिंबल के लिए इसको लटकाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ। अब देखिए द डेंस रिजॉइसेस, अब जो डेंस है वो फिर से एक अच्छे माहौल में रहने लगता है और उनका सारा फियर खत्म हो जाता है। अब सेलिब्रेशन होता है, नेक्स्ट डे एवरीवन सेलिब्रेट्स। अब नेक्स्ट डे सारे लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। जो रॉदगर है वो बेवुल्फ को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ही रिवार्ड्स हिम विद, वो बेवुल्फ को रिवार्ड्स करते हैं गोल्ड, हॉर्सेस, आर्मर, वेपन्स और प्रीशियस ट्रेजर्स। क्वीन विल्थोस आल्सो थैंक्स बेवुल्फ फॉर सेविंग हर पीपल। क्वीन विल्थोस, जो क्वीन विल्थोस है ये करेक्टर एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें से मतलब ये कौन थी, विल्थोस कौन थी? तो ये क्वीन थी। कहाँ की? बेवुल्फ जो स्टोरी है उसी में जो किंग हरोथगर है उन्हीं की वाइफ है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कि डेंस के किंग है, किंग हरोथगर, उन्हीं की वाइफ है क्वीन विल्थोस। तो ये भी बेवुल्फ को थैंक कहती है, और किस लिए? क्योंकि बेवुल्फ ने उनके लोगों की जान बचाई है। द हॉल इज वंस अगेन फिल्ड विद जॉय, अब एक बार फिर से जो हीरोड यानी जो हॉल है वो फिर से एक बार फिर से जॉय से भर गया, खुशी से, यानी लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन करने लगे, खुशी मनाने लगे। अब आता है पार्ट सेकंड। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है और इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन। पार्ट सेकेंड स्टार्ट होता है ग्रेंडल्स मदर सीक्स रिवेंज। जो ग्रेंडल है वो तो उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन जो ग्रेंडल्स मदर है वो रिवेंज लेना चाहती है, अपने बेटे की यानी अपने सन की डेथ की रिवेंज लेना चाहती है। पीस डज नॉट लास्ट, अब देखिए जो पीस है यानी जो शांति है वो मतलब वो अभी ऐसे ही नहीं आता। ग्रेंडल्स मदर आती है। ग्रेंडल्स मदर इज फ्यूरियस ओवर हर सन्स डेथ, जो ग्रेंडल्स मदर है वो अपने सन्स की डेथ के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फॉलोइंग द जर्मनी कस्टम ऑफ ब्लड रिवेंज सी अटैक्स हीरोड ड्यूरिंग द नाइट, यानी जैसे जर्मनी कस्टम में होता है ना कि ब्लड रिवेंज, खून का बदला खून, तो उसी को फॉलो करते हुए वो रात में हीरोड पे फिर से अटैक कर देती है। सी किल्स वन ऑफ हरोथगर्स क्लोजेस्ट एडवाइजर एंड कैरीज ग्रेंडल सर्व्ड आर्म अवे, वो क्या करती है कि किंग हरोथगर, जो किंग हरोथगर है उनका एक क्लोजेस्ट एडवाइजर होता है जो हीरोड में ही होता है, तो उसे मार देती है। उसे क्या करती है? मार देती है। एंड कैरीज ग्रेंडल सर्व्ड आर्म, जो ग्रेंडल का जो आर्म से यहाँ पर लटका हुआ था उसको अपने साथ ले जाती है। तो जो ग्रेंडल की मदर होती है वो किंग हरोथगर के क्लोजेस्ट एडवाइजर को मार देती है, और जो ग्रेंडल का जो आर्म्स हीरोड के बाहर जो मतलब सिंबल ऑफ विक्ट्री की तरह लटका होता है, लगाया जाता है, तो उसको भी अपने साथ ले जाती हैं। द अंडर वाटर जर्नी, अब स्टार्ट होता है द अंडर वाटर जर्नी। तो पानी के अंदर जो यात्रा दिखाई जाती है जहाँ पर जो बैटल होता है। हरोथगर आस्क बेवुल्फ टू डिफीट हिज न्यू एनिमी, जो किंग हरोथगर होता है वो बेवुल्फ से कहता है कि अब अपने नए एनिमी को आपको मतलब नए दुश्मन को आपको हराना है। बेवुल्फ ट्रेवल्स टू अ मिस्टीरियस लेक वेयर ग्रेंडल्स मदर लिव्स, जो बेवुल्फ है वो ट्रेवल्स करता है एक मिस्टीरियस लेक्स में, एक रहस्यमयी लेक में यानी झील में से ट्रेवल करता है जहाँ पर ग्रेंडल की मदर रहती है। द लेक इज टेरिफाइंग, जो लेक है वो बहुत ही टेरिफाइंग है, बहुत ही डरावना है। जैसे दिखता नहीं मूवीज वूवीज में जब हम कहीं खुफिया जगह जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ दिखाई देता है, उसी टाइप से जो लेक है वो बहुत टेरिफाइंग है, बहुत ही डरावना है। इसमें क्या है? डार्क वाटर, पानी पूरा एकदम काला पानी है। स्ट्रेंज क्रिएचर्स, अजीब अजीब प्रकार के क्रिएचर्स हैं यहाँ पर। ब्लड स्टेन सरफेस, यानी जो सतह है वहाँ पर पूरे खून के दाग धब्बे हैं। इस टाइप से पूरा टेरिफाइंग सीन इसमें दिखाया गया है। बेवुल्फ डाइव्स इनटू द लेक वियरिंग आर्मर एंड कैरिंग द स्वॉर्ड रॉन्टिंग विच अनफर्थ हैज लेंट हिम, जो बेवुल्फ है वो इसमें मतलब जाता है, इस लेक में जाता है, और वो क्या पहनता है? आर्मर पहनता है, और अपने साथ एक स्वॉर्ड यानी एक तलवार लिए रहता है, जिसे
रॉन्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉन्टिंग कहते हैं। इस तलवार का नाम है रॉन्टिंग। विच अनफर्थ हैज लेंट हिम, जो अनफर्थ ने इसे दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, अनफर्थ के बारे में मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। अब देखिए बैटल अंडर वाटर, अंडर वाटर में जो बैटल होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रेंडल्स की जो मदर है वो बियोवुल्फ को अपने अंडर वाटर केव में खींच के ले जाती है। ग्रेंडल्स मदर ड्रैग्स बियोवुल्फ इनटू हर अंडर वाटर केव, अपने अंडर वाटर गुफा में, यानी पानी के अंदर जो गुफा है उसमें खींच के ले जाती है। द स्वॉर्ड रंटिंग फेल्स, यहाँ पर जो स्वॉर्ड है यानी जो रंटिंग जो स्वॉर्ड है वहाँ पर काम नहीं करता, फेल्स हो जाता है। बियोवुल्फ फाइंड्स अ गेंट मैजिकल स्वॉर्ड फोर्ड बाय एंशिएंट गेंट्स, उसके बाद बियोवुल्फ को पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा मैजिकल स्वॉर्ड है जिससे इस ग्रेंडल्स की मदर की डेथ हो सकती है, क्योंकि बाकी किसी चीज़ से उसकी डेथ नहीं होगी। कैसे? जैसे हम पहले मूवीज में देखते थे ना, कोई जादूगर होते थे या कोई भी ग्रेंडल्स होते थे तो उनकी डेथ ऐसे नॉर्मली नहीं होती थी, उनके लिए स्पेशली कोई एक ऐसा भी फॉर्म बनाया जाता था जो जिससे उनकी डेथ होती थी। तो उसी टाइप से इसमें भी दिखाया गया है कि जो बियोवुल्फ है उससे ये पता चलता है कि जो गेंट्स का एक मैजिकल स्वॉर्ड है जो एंशिएंट गेंट्स द्वारा बनाया गया है और इसी से ग्रेंडल की मदर की डेथ होगी। यूजिंग इट ही किल्स ग्रेंडल्स मदर, इसका यूज करके वो ग्रेंडल की मदर को मार देता है। He also finds Grendel's body and cuts off its hand। अब यहाँ पर ये ग्रेंडल्स की बॉडी को भी देखता है कि यहीं पर रखा है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो ग्रेंडल की बॉडी अपने पास रखती है। तो यहाँ पर इसको ग्रेंडल की बॉडी मिल जाती है और ये उनका हाथ काट लेता है। क्या कर लेता है? कट्स ऑफ इट्स हेड, सॉरी उसका सर काट लेता है। द मैजिकल स्वॉर्ड मेल्ट्स आफ्टर द विक्ट्री, उसके बाद जो मैजिकल स्वॉर्ड जो होता है वो पिघल जाता है, यानी जब ग्रेंडल की मदर मर जाती है उस मैजिकल स्वॉर्ड से तो वो जो स्वॉर्ड होता है, जो तलवार होता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। लिविंग ओनली इट्स हिल्ट, अब केवल यहाँ पर इसकी हिल्ट ही बच जाती है यार, और बाकी जो स्वॉर्ड होता है वो पूरा मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। रिटर्न टू ह्यूरोट, बियोवुल्फ रिटर्न्स ट्रायम्फेंटली, जो बियोवुल्फ है वो मतलब जीत के बाद यहाँ पर ह्यूरोट में रिटर्न होता है, वापस आता है। ही प्रेजेंट्स ग्रेंडल्स हेड एंड द स्वॉर्ड हिल्ट टू रोदगर, उसके बाद ये जो अपने साथ ग्रेंडल का हेड यानी सर लाता है और साथ ही साथ स्वॉर्ड भी लाता है, यानी तलवार लाता है जो हिल्ट हो गई, यानी पूरा मेल्ट होकर क्या हो गई है, केवल हिल्ट हो गई है। तो उसको भी किंग रोदगर को देता है, यानी ग्रेंडल का हेड और स्वॉर्ड, हिल्ट स्वॉर्ड भी देता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से लाकर देता है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द किंग डिलीवर्स एन इम्पॉर्टेंट स्पीच वार्निंग बियोवुल्फ अगेंस्ट प्राइड एंड रिमाइंडिंग हिम दैट पावर एंड यूथ आर टेम्पररी, जो किंग है वो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट स्पीच देता है और इसमें वो बियोवुल्फ को बोलता है कि कभी भी प्राइड यानी घमंड मत करना, और उसको रिमाइंड कराता है कि जो पावर और यूथ है वो क्या है, टेम्पररी है। जो पावर यानी जो ताकत है और जो यूथ है, जो जवानी है वो क्या है, टेम्पररी है। जो युवावस्था है वो टेम्पररी है, अस्थायी है। बियोवुल्फ रिटर्न्स होम विद ग्रेट ऑनर, अब जो बियोवुल्फ है वो ग्रेट ऑनर के साथ अपने घर वापस लौट जाता है, यानी गीटलैंड जहाँ से वो आया था वहाँ वापस लौट जाता है। अब होता है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या होता है, बियोवुल्फ बिकम किंग। अब इस टाइम जो सीन दिखाया गया है तो इसमें बियोवुल्फ पूरा 50 साल बाद का ये सीन दिखाया गया है, जिसमें अब बियोवुल्फ पूरा 50 साल का हो गया, सॉरी इसमें दिखाया गया कि जो बियोवुल्फ की एज है वो 50 साल पूरी हो गई, 50 ईयर्स का पूरा हो गया है। वो क्या बन गया है, किंग बन गया है। पहले वो वॉरियर था, अब वो क्या बन गया है, एक किंग बन गया, राजा बन गया है। बैक इन ग्रीटलैंड बियोवुल्फ रिपोर्ट्स हिज एडवेंचर टू किंग हाइजलिक, यानी गीटलैंड वापस आकर बियोवुल्फ अपने एडवेंचर्स को किंग हाइजलिक के बारे में बताता, किंग हाइजलिक को बताता है। तो किंग हाइजलिक कौन है, इसके अंकल है। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया कैरेक्टर है, किंग हाइजलिक इसके बियोवुल्फ के अंकल हैं। आफ्टर हाइजलिक्स डेथ एंड लेटर पॉलिटिकल चेंज बियोवुल्फ बिकम किंग ऑफ द गिट्स, हाइजलिक के डेथ के बाद और पॉलिटिकल चेंजेस के बाद जो बियोवुल्फ होता है वो गिट्स का राजा बन जाता है, क्योंकि जो किंग हाइजलिक थे वो इसके अंकल ही थे। तो ही रूल्स वाइजली एंड पीसफुली फॉर 50 ईयर्स, अभी 50 साल तक यहाँ पर पीसफुली और बुद्धिमानी पूर्वक यहाँ पर रूल करता है, शासन करता है। हिज किंगडम प्रॉस्पर्स, इसकी जो किंगडम है वो बहुत समृद्धि करती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा विकसित होती है।
अब देखिए फिर से अब नया फाइट होने वाला है, तो इसमें हम देखेंगे द ड्रैगन अवेकेंस। एक ड्रैगन है जो बहुत साल से सो रहा है, लेकिन अब वो जाग गया है। अ ड्रैगन गॉड्स एन एंशियंट ट्रेजर हिडन इनसाइड अ ब्यूरल माउंट। एक ड्रैगन है जो एक एंशियंट यानी बहुत ही प्राचीन खजाना है जिसे ब्यूरल माउंट में के अंदर छिपाया गया है, उसकी गार्डिंग करता है यानी उसकी दरबारी करता है। और रन अवे स्लेव स्टील गोल्डन कप फ्रॉम द ट्रेजर। ये जो एंशियंट ट्रेजर है उसमें से एक रन अवे यानी एक स्लेव, भागा हुआ स्लेव जो मतलब गुलाम होता है, उसने एक गोल्डन कप को चुरा लिया इस ट्रेजर में से, इस खजाने में से गोल्डन कप को चुरा लिया। एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि क्या चुराता है। तो एक स्लेव है जो इस गोल्डन कप को चुरा लेता है। व्हेन द ड्रैगन डिस्कवर्स द थेफ्ट इट बिकम्स इनरेज्ड। जो ड्रैगन है जब उसको पता चलता है कि यहाँ से कुछ चोरी हुआ है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। इट बर्न्स विलेज फॉर्म्स एंड होम विद इट्स फियरी ब्रीथ। वो अपने मतलब फियर यानी अपने गुस्सैले अपने भीषण ब्रीथ से यानी वो एक ऐसी सांस लेता है जिसमें पूरा वो गांव फार्म्स और होम्स ये सारी चीज़ें जला देता है गुस्से में। इवन व्यूवुल्फ पैलेस इज डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक कि जो व्यूवुल्फ का जो पैलेस है वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। Beowulf's फाइनल डिसीजन। अब बेओवुल्फ का फाइनल डिसीजन देखते हैं। Although old, Beowulf decide to fight the dragon himself। हालांकि जो बेओवुल्फ है वो ओल्ड हो चुका है यानी बूढ़ा हो चुका है, फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन से क्या करता है, फाइट करेगा। वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन से फाइट करेगा। ही बिलीव्स इट इज़ हिज ड्यूटी एज किंग टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। वो ये बिलीव करता है कि उसका ये ड्यूटी है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे एज अ किंग, यानी एक राजा के पदवी पे होती हुई वो अपने किंग की रक्षा करें। ही गेदर्ड 11 वॉरियर्स। वो अपने साथ 11 वॉरियर्स को गेदर करता है। आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया जब वो डेंस जाता है, जब वो युवा होता है तो उस टाइम वो 14 वॉरियर्स के साथ जाता है और यहाँ पर वो अपने 11 वॉरियर्स को इकट्ठा करता है। द फाइनल बैटल। अब होता है इस पोएम का फाइनल बैटल। द ड्रैगन्स फायर टेरिफाइज बेओवुल्फ फॉलोअर्स, ऑल ऑफ देम फ्लीज एक्सेप्ट वन। जो ड्रैगन का फायर है, जो ड्रैगन का जो आग है, उससे सारे बेओवुल्फ के जितने भी फॉलोअर्स है यानी जो 11 अपने फॉलोअर्स के साथ वो आता है, वो सारे डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। इसके जितने भी बेओवुल्फ के जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी इनके कंपेनियन थे 11, उसमें से केवल एक को छोड़कर सारे लोग भाग जाते हैं। विगलैफ रिमेन्स लॉयल, क्योंकि विगलैफ ही इनके साथ केवल लॉयल रहता है, ये ही बचता है, बाकी सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ही रिमाइंड्स द अदर वॉरियर्स दैट दे ओन एवरीथिंग टू देयर किंग। वो बेओवुल्फ रिमाइंड्स कराता है सारे वॉरियर्स को कि आपको अपने किंग्स के लिए, अपने किंग की रक्षा के लिए आपको यहाँ लड़ना है, आपको फाइट करना है, आपको भागना नहीं है। लेकिन फिर भी उनके सारे फॉलोअर्स जितने भी कंपेनियन है वो सारे भाग जाते हैं, केवल विगलैफ ही बचता है। टुगेदर विगलैफ एंड बेओवुल्फ कंटिन्यू फाइटिंग। अब बेओवुल्फ और विगलैफ जो उनका केवल एक ही कंपेनियन बचता है तो वो लोग कंटिन्यू फाइट करते हैं, लगातार फाइट करते हैं। बेओवुल्फ किल्स द ड्रैगन विद विगलैफ्स हेल्प। बेओवुल्फ जो होता है वो ड्रैगन को मार देता है, विगलैफ्स की हेल्प से वो ड्रैगन को मार देता है। लेकिन द ड्रैगन बाइट्स बेओवुल्फ इन द नेक। जो ड्रैगन होता है वो बेओवुल्फ के गर्दन में काट लेता है, बाइट कर लेता है यानी काट लेता है। द वाउंड इज पॉइजनस। और उसका जो वाउंड है यानी जो काटता है ना दांत से, तो उसका जो वाउंड है, जो घाव है, वो बहुत जहरीला होता है। यानी जो बेओवुल्फ होता है वो विगलैफ्स की हेल्प से ड्रैगन को मार देता है। लेकिन हालांकि मरते मरते जो ड्रैगन होता है वो बेओवुल्फ के गर्दन में काट लेता है, यानी दांत, जैसे कहते हैं ना दांत काटना, तो बाइट्स कर लेता है यानी काट लेता है। द वाउंड इज पॉइजनस। और उसका जो वाउंड होता है, जो उसका घाव होता है, वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। बेओवुल्फ रियलाइजेस ही इज डाइंग। अब बेओवुल्फ को एहसास होता है कि वो अब वो मर रहा है। क्या कर रहा है? मर रहा है, यानी अब उसका अंतिम दिन आ गया है। क्योंकि जो वाउंड होता है वो बहुत जहरीला होता है, जिसे ड्रैगन ने काटता, जो ड्रैगन काटता है वो बहुत जहरीला होता है, वो पूरे शरीर में वो जहर फैलने लगता है। बेओवुल्फ लास्ट वर्ड। अब हम बात करेंगे बेओवुल्फ के लास्ट वर्ड के बारे में। तो बिफोर डाइंग बेओवुल्फ आस्क्स विगलैफ टू। मरने से पहले बेओवुल्फ विगलैफ से पूछता है, शोज हिम द ड्रैगन्स ट्रेजर, कि उसे ड्रैगन का ट्रेजर दिखाया जाए, जो ड्रैगन का खजाना है उसे दिखाया जाए। बिल्ड अ ग्रेट फ्यूनरल माउंड ओवरलुकिंग द सी।
एंड रिमेंबर हिम एज अ गुड किंग। वो कहता है, बियोवुल्फ कहता है विगलैफ से कि उसे ड्रैगन का खजाना दिखाया जाए और साथ ही साथ बिल्ड्स अ ग्रेट फ्यूनरल माउंट ओवर लुकिंग द सी। उसके लिए एक ग्रेट फ्यूनरल का इंतजाम किया जाए। रिमेंबर हिम एज अ गुड किंग, और उसे हमेशा एक अच्छा किंग की तरह याद किया जाए। ही गिव्स बिगलैफ, वो बिगलैफ को देता है क्या, हिज गोल्डन नेकलेस, अपना गोल्डन नेकलेस देता है, हिज आर्मर, अपना आर्मर देता है और अपना किंगडम देता है, और उसे फ्यूचर का मतलब नेक्स्ट किंग अनाउंस करता है। बिगलैफ बिकम द फ्यूचर लीडर, यानी बिगलैफ को अपना नेक्स्ट किंग बियोवुल्फ अनाउंस करता है। अब बात होती है बियोवुल्फ की फनरल की। तो बियोवुल्फ की जो फनरल है यानी जो दाह संस्कार है वो कैसे होता है। द गिट्स बिल्ड अ ह्यूज फ्यूनरल पायर। जो गिट्स के लोग हैं वो वहाँ पर एक मतलब बहुत ही विशाल फ्यूनरल का इंतजाम करते हैं। बियोवुल्फ बॉडी इज बर्न्ड अकॉर्डिंग टू हीरोइक कस्टम, यानी जैसे हीरोइक कस्टम की बॉडी की जलाई जाती थी उसी अकॉर्डिंग बियोवुल्फ की बॉडी को भी जलाया जाता है। हिज एसेस आर ब्यूरिड इनसाइड अ लार्ज माउंट फेसिंग द सी। इसका जो एसेस है वो ज़्यादातर मतलब वो लार्ज अमाउंट फेसिंग द सी में ब्यूरिड किया जाता है। और जो ड्रैगन का खजाना है वो द ड्रैगन्स ट्रेजर इज बेरिड विद हिम बिकॉज इट हैज़ ब्रॉट डिस्ट्रक्शन रेदर देन हैप्पीनेस। और बेवुल्फ के साथ साथ उसके जो ड्रैगन का खजाना है उसको भी इसके साथ दफना दिया जाता है, क्योंकि ये जो खजाना था इसी की वजह से डिस्ट्रक्शन और हैप्पीनेस खत्म हुई थी, यानी डिस्ट्रैक्शन आया था हैप्पीनेस की जगह। यानी अगर ये खजाना ना होता तो ड्रैगन मतलब तबाही ना मचाता और बियोवुल्फ की डेथ ना होती। तो बियोवुल्फ की डेथ के साथ साथ मतलब उनके राख के साथ साथ बियोवुल्फ, अगर ये खजाना ना होता तो कोई भी डिस्ट्रक्शन ना होता और ज़्यादातर हैप्पीनेस होती। तो इस साथ ही साथ ये खजाना भी दफना दिया जाता है ताकि ये डिस्ट्रक्शन ना हो और हैप्पीनेस हो। द पोएम इट्स विद बियोवुल्फ विंग प्रेज्ड एस। ये जो पोएम होता है वो इंड होता है जिसमें बियोवुल्फ को प्रेस किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। कैसे, द जेंटलेस्ट एंड द मोस्ट ग्रेसियस ऑफ मेन, द काइंडेस्ट टू हिज पीपल एंड द मोस्ट ईगर फॉर फेम। ये लाइन्स बियोवुल्फ के लिए बोली जाती है। तो आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिससे हमें पता चलता है कि जो साहस होता है या जो करेज होता है उससे इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी बुराई का अंत कर सकता है। अब हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एडवेंचर, यानी जितने भी एडवेंचर हो उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बात करेंगे। तो पहला है रोदगस विल्स हीरोड। ये जो रोदगर है वो हीरोड बनवाता है और 12 ईयर्स के लिए जो ग्रेंडल है वो इसमें अटैक करता है। बियोवुल्फ को इसके बारे में पता चलता है। बियोवुल्फ डेनमार्क से यहाँ पर मतलब गिटलैंड से डेनमार्क आता है। अनफर्थ बियोवुल्फ को चैलेंज करता है। बियोवुल्फ ग्रेंडल को मार देता है। फिर हीरोड में सेलिब्रेशन होता है। फिर ग्रेंडल की मदर अटैक करती है। देन बियोवुल्फ ग्रेंडल की मदर को भी मार देता है। अब फिर बियोवुल्फ अपने किंगडम वापस चला जाता है गिटलैंड, वहाँ पर वो राजा बनता है। 50 साल तक पीसफुली वो रूल करता है। ड्रैगन अटैक करता है। फिर वहाँ पर फाइनल बैटल होता है। फिर बियोवुल्फ डाइज हो जाता है। फिर उसका फ्यूनरल और ब्यूरियल होता है। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जितने भी इवेंट हुए हैं। अब हम बात करेंगे सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ 3 बैटल्स। तो जो 3 बैटल्स होते हैं ग्रेंडल, ग्रेंडल्स मदर एंड ड्रैगन, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। तो जो ग्रेंडल है इसका सिंबॉलिक मीनिंग है विक्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ओवर कियोस, विक्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ओवर कियोस। दूसरा है ग्रेंडल्स मदर तो ट्रायम्फ ओवर रिवेंज एंड डीपर एविल। ड्रैगन तो द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द बर्डन्स ऑफ किंगशिप। तो आपको पता होना चाहिए मोरल लेसन इस कहानी से हमें क्या मिलती है। अभी मैंने आपको बताया ट्रू करेज मीन्स हेल्पिंग अदर्स डिस्पाइट डेंजर, यानी बिना किसी खतरे के बारे में सोचते हुए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी को ट्रू करेज कहते हैं, सच्चा साहस कहते हैं। लॉयल्टी इज़ द हाईएस्ट वर्च्यू, जो लॉयल्टी वफादारी वो सबसे बड़ा वर्च्यू से सबसे बड़ा गुण है। जैसे कि बिगलैफ जो बियोवुल्फ के लास्ट मोमेंट तक रहता है, बाकी सारे भाग जाते हैं। प्राइड शुड बी टेम्पर्ड विद विजडम, जो प्राइड होता है उसमें जो प्राइड होता है उसे विजडम के साथ टेम्पर्ड होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। यानी अगर बहुत ज़्यादा किसी के अंदर प्राइड आ गया तब भी उसके लिए हानिकारक है। वेल्थ इज टेम्पररी, ऑनर लास्ट।
वेल्थ टेम्पररी है, यानी जो धन है वो अस्थायी है, लेकिन जो ऑनर है वो लास्ट तक है, यानी आपके मरने के बाद भी आपको सम्मान मिलता रहेगा अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो। इवन द ग्रेटेस्ट हीरोज मस्ट फेस डेथ, और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ज़्यादातर इवन यानी जो ग्रेटेस्ट हीरोज होते हैं वो डेथ फेस करते हैं। अ गुड रूलर प्रोटेक्ट हिज पीपल बिफोर हिमसेल्फ, जो अच्छा रूलर होता है वो अपने से ज़्यादा अपने लोगों की रक्षा करता है, यानी अपने से पहले अपने लोगों की रक्षा करता है। अगर एग्जाम ओरिएंटेड समरी की बात करें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें एक हीरो ये है वियोवुल्फ, किंग ऑफ डेनमार्क रोदगर है, मोनेस्टर में 3 है, ग्रिंडल, ग्रिंडल्स मदर ड्रैगन, फेथफुल कंपेनियन है तो विगलेफ है, ग्रेट हॉल कौन सा है तो ह्यूरोट है, नंबर ऑफ मेजर बैटल तो 3 बैटल हुए हैं, ईयर्स एज किंग्स तो 50 साल तक मतलब किंग रहा है, जॉनरा में एपिक पोयम है, लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश, ये सारे आपको इमोट्स देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स है इसमें हीरोइज्म, लॉयल्टी, किनशिप, फेट, रिवेंज एंड द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल, इसके बारे में कैरेक्टर दिखाए गए हैं। इसी टाइप से कैरेक्टर्स में है, यानी कुछ कैरेक्टर्स हीरोइज्म को शो करते हैं, कुछ लॉयल्टी को। हीरोइज्म को जैसे बेवुल्फ हो गया, लॉयल्टी के लिए जैसे हो गया विगलेफ, फेट, रिवेंज के लिए जैसे ग्रेंडल्स मदर, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल, ये सारे कैरेक्टर इसमें शो किए गए हैं। तो इसमें कैरेक्टर्स की क्लासिफिकेशन है, तो मेजर कैरेक्टर्स में है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, ब्रिटिश कैरेक्टर्स, डेनिश कैरेक्टर्स, स्वीडिश कैरेक्टर, मोनेस्टर एंड सुपरनेचुरल कैरेक्टर, लेजेंडरी एंड बाइबलिकल कैरेक्टर। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर के क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम मेजर कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, फिर गिटिश कैरेक्टर, फिर डैनिश कैरेक्टर, यानी जो भी गिटलैंड से जितने भी योद्धा थे उनके कैरेक्टर के बारे में, फिर जो डेनमार्क यानी डेनिश के जितने भी योद्धा थे उनके बारे में, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेवुल्फ की। तो बेवुल्फ प्रोटागोनिस्ट है, एपिक हीरो है इस पोएम का। ही इज प्रिंस ऑफ गिट्स, गिट्स का प्रिंस है और बाद में यहाँ का किंग भी बनता है। फैमिली की बात करें तो इसके फादर का नाम था इक्थियो, इसके फादर का नाम था, इसके अंकल का नाम हाइजलिक। क्वालिटीज तो है इसमें, कौन कौन सी क्वालिटीज़ है तो वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, फियरलेस यानी निडर है, लॉयल है, वफादार है, बुद्धिमान है, जॉनरस है, उदार है, हम्बल बिफोर गॉड, मतलब भगवान की तरह वो है, हम्बल है, विनम्र है, आइडियल किंग, एक अच्छा किंग है। मेजर अचीवमेंट्स क्या है, इसके मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो इसमें डिफीट ग्रेंडल को हराता है, ग्रेंडल की मदर को मारता है और ड्रैगन को मारता है। रूल्स गिटलैंड फॉर 50 ईयर्स, 50 साल तक गिटलैंड पे रूल करता है। तो अगर मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो इसमें ग्रेंडल को हराता है, ग्रेंडल की मदर को, इसके मतलब ड्रैगन को हराता है और 50 साल तक गिटलैंड पे रूल करता है। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिक रोल में, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हीरोइज्म, करेज, लीडरशिप और सेल्फ सेक्रीफाइस, क्योंकि वो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर जो है रोदगर, वो किंग है डेंस के किंग है, बिल्डर ऑफ हीरोड, जिन्होंने हीरोड को बनवाया है। कैसे हैं तो ये है वाइस है, मतलब बुद्धिमान है, उदार हैं, काइंड दयालु है और एक्सपीरियंस्ड रूलर यानी अनुभवी शासक हैं। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वेलकम्स बेवुल्फ को वेलकम करते हैं, रिवार्ड हिम जनरसली, उसे रिवार्ड करते हैं और गिव्स मोस्ट मोरल एडवाइसेस भी देते हैं। सिंबल है तो ये आइडियल एल्डरली किंग है, सिंबल की बात करें तो उसके बाद है ग्रेंडल में मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट की सबसे मेन एंटागोनिस्ट है ये, डिसेंडेंट ऑफ क्लेन। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है तो क्लेन वंश से बिलोंग करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रूटल है, यानी ब्रूटल है, जेलस है, वायलेंट है, आइसोलेटेड है। सिंपलेटेड की बात करें तो ये मतलब ये बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही जेलस रहता है, बहुत ही वायलेंट हिंसक है और साथ ही साथ ये अकेला रहता है, आइसोलेटेड है। सिंबलिज्म में तो ये रिप्रेजेंट करता है एविल को, बुराई को, कियोस को, डार्कनेस को और एनवी को, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ग्रेंडल्स मदर आती है, नेक्स्ट कैरेक्टर ये है ग्रेंडल की मदर। ये हॉन्टेड लेक के नीचे रहती हैं,
इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फियर्स हैं, पावरफुल हैं, प्रोटेक्टिव है और वेंजफुल है। ये अपने सन की मतलब सन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिवेंज लेने आती हैं, रिप्रेजेंट करती है रिवेंज को, यानी ये रिवेंज लेने आती है मैटरनल लव को और प्रिमिटिव जस्टिस को। द ड्रैगन है फाइनल एनिमी। ये एंशियंट ट्रीजर की दरबारी करता है, देख रेख करता है, पावरफुल है, ग्रीडी है, डिस्ट्रक्टिव है। ये पूरा जो गिटलैंड है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। रिप्रेजेंट्स डेथ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीड को, फेट को और ह्यूमन मोरालिटी, यानी ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो वुल्फ को मार देता है। ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जो स्लेव था जो इसको लेकर भाग गया था पूरा, मतलब इसके जो गोल्डन कप को चुरा कर भाग गया था, उसकी वजह से वो पूरे गिटलैंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है विगलेफ यंग गीट वॉरियर है, यानी जहाँ का व्यूवुल्फ है उन्हीं के कंपेनियन है। ये ओनली कंपेनियन हु रिमेन्स विद व्यूवुल्फ अगेंस्ट द ड्रैगन। ये केवल एक ऐसी कंपेनियन है जो व्यूवुल्फ के लास्ट मोमेंट तक उसके साथ रहते हैं। क्वालिटीज़ है तो लॉयल है, करेजियस है, फेथफुल और नोबेल है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये ड्रैगन को हराने में मदद करते हैं। रिसीव व्यूवुल्फ आर्मर एंड फाइनल इंस्ट्रक्शन, व्यूवुल्फ के आर्मर और फाइनल इंस्ट्रक्शन को रिसीव करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी, होप और फ्यूचर लीडरशिप। मैंने आपको बताया है कॉमिटेटर्स क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने एंग्लो सैक्सन पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया है। अब है ड्रैगन डेनिश कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लिए, व्यूवुल्फ, विगलेफ और ऑथगर, ग्रेंडल्स मदर एंड ड्रैगन। अब हम बात करेंगे डेनिश कैरेक्टर, यानी डेंस जो किंगडम है डेंस, वहाँ के कितने कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विल्थ्यू है क्वीन ऑफ डेनमार्क, वाइफ ऑफ रोथगर, यानी डेनमार्क की रानी है और किंग रोथगर की वाइफ है। ये प्रेजेंट करती है कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है, वॉइस है, डिप्लोमेटिक है, काइंड है और हॉस्पिटेबल है। वेलकम, ये भी व्यूवुल्फ का वेलकम करती है। सेरेमोनिकल का सर्व करती हैं। प्रोमोट्स स्पीच, यानी शांति को प्रमोट करती हैं। आइडियल एंग्लो सैक्सन क्वीन है। ये कैसी क्वीन है? आइडियल एंग्लो सैक्सन क्वीन है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में रीजन में क्वेश्चन पूछता है कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सिम्बल्स के बारे में, रोल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अनफर्थ है, डेनिश वॉरियर है। ये शुरुआत में ये व्यूवुल्फ से जेलस होता है लेकिन बाद में उसका सपोर्ट करता है। प्राउड है, इनविजियस है, इंटेलिजेंट है। इम्पोर्टेंस क्यों है? व्यूवुल्फ को चैलेंज करता है लेकिन बाद में उसे अपना स्वॉर्ड यानी रॉन्टिंग देता है, तलवार देता है, जिस तलवार का नाम था रॉन्टिंग। उसके बाद है एस्कियर है रोथगर्स ट्रस्टेड एडवाइज़र। ये रोथगर का ट्रस्टेड एडवाइज़र है जिसे ग्रेंडल्स की मदर मार देती है। हिज डेथ मोटिवेट्स व्यूवुल्फ सेकंड बैटल। इसका जो डेथ है वो व्यूवुल्फ के सेकंड बैटल के लिए मोटिवेशन बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा गिटिस कैरेक्टर्स, यानी जो गिटलैंड के जितने भी कैरेक्टर है। तो इसमें है पहला हैजलिक गिट्स का किंग है, व्यूवुल्फ का अंकल है और बैटल में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हाइग्ड गिटलैंड की रानी है और हैजलिक की वाइफ है, यानी इसकी आंटी है, व्यूवुल्फ की आंटी है। नॉन फॉर विजडम एंड जेनरसिटी, विजडम और जेनरसिटी के लिए जानी जाती है। उसके बाद है इक्थियो है व्यूवुल्फ के फादर, एक रिस्पेक्टेड वॉरियर थे। रोथगर वंस हेल्प्ड हिम सेटल अ ब्लड फ्यूड, रोथगर ने एक बार इनकी मदद की थी। तो ये व्यूवुल्फ के फादर है। उसके बाद है नेक्स्ट हियरड्रेड कौन है? हैजलिक के सन है। सक्सीडिड हिज फादर, अपने फादर को इन्होंने हरा दिया था। डाइज इन बैटल, लेकिन ये अपने सक्सीडिड हिज फादर यानी अपने फादर के बाद ये गद्दी पे बैठे थे और ये भी बैटल में मृत्यु हो गई थी इनकी। आफ्टर हिम व्यूवुल्फ बिकम किंग, और इनके बाद व्यूवुल्फ यहाँ का राजा बनता है। उसके बाद बात करें स्वीडिश कैरेक्टर, यानी स्वीडन के जितने भी कैरेक्टर हैं। तो उसमें है पहला ओनेला है किंग ऑफ स्वीडन का किंग है। एनमी ऑफ द गिट का एनमी है, यानी जो गिटलैंड के लोग किंगडम है वहाँ का दुश्मन है। उसके बाद है
इटगिल्स है स्वीडिश प्रिंस, ये स्वीडिश प्रिंस यानी स्वीडन का प्रिंस है, राजकुमार है। इसे बियोवुल्फ द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। ये बाद में स्वीडन का किंग बनता है। इनमुंड है वो इटगिल्स का ब्रदर है। किल्ड ड्यूरिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेनिश किंग्स है, तो उसमें है पहला स्काइलर स्केफिंग, तो फाउंडर ऑफ द डेनिश रॉयल फैमिली। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फाउंडर है डेनिश रॉयल फैमिली के। द पोएम ओपन्स विद हिज फ्यूनरल, ये जो पोएम है इनके फ्यूनरल से ही शुरू होता है। सिंबल ऑफ आइडियल किंगशिप, ये आइडियल किंगशिप के सिंबल हैं। उसके बाद है व्यू कौन है? सन ऑफ स्काइल शेफिंग के सन है ये, एंसेस्टर ऑफ रॉदगर, जो किंग रॉदगर है उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज हैं। उसके बाद है हाल्फडेन है फादर ऑफ रॉदगर, ह्योरोगर एंड हेल्जा, यानी हाल्फडेन फादर है रॉदगर के, ह्योरोगर एंड हालगा, यानी जो ह्योरोगर है और हालगा ये रॉदगर के ब्रदर हैं। उसके बाद बात करें ह्योरोगा, तो ओल्डेस्ट ब्रदर ऑफ रॉदगर, किंग रॉदगर के सबसे बड़े भाई है। फॉर्मर डेनिश किंग है ये, फॉर्मर डेनिश किंग है ये। उसके बाद हालगा, ये सब इनके रॉदगर के ये भी ब्रदर है। मेंबर ऑफ द डेनिश रॉयल फैमिली, ये भी डेनिश रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। उसके बाद अगर हम फीमेल कैरेक्टर की बात करें, तो फीमेल कैरेक्टर में विल्थ्यूज, अभी मैंने आपको बताया क्वीन ऑफ डेनमार्क है, ये डिप्लोमेसी एंड हॉस्पिटैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। हाइग्ड, ये गिफ्ट्स की किंग है। ग्रेंडल्स मदर रिप्रेजेंट करती है रिवेंज और मैटरनल डिवोशन को। उसके बाद लेजेंडरी एंड बाइबलिकल कैरेक्टर की बात करें, तो उसमें केन है। अकॉर्डिंग टू द पोएम ग्रेंडल इज डिसेंडेंट फ्रॉम केन, सिंबलाइजिंग सीन एंड अलाइनेशन। जो अकॉर्डिंग टू पोएम, यानी इस पोएम के अनुसार जो ग्रेंडल है वो केन का वंश है। केन किसको सिंबलाइज करता है? तो सीन और अलाइनेशन को, यानी जो केन है वो सीन यानी पाप को और अलाइनेशन यानी अकेलापन को सिंबलाइज करता है। गेंट्स है वो एंशियंट बीइंग्स हु फोर्स्ड टू द मैजिकल स्वॉर्ड बियोवुल्फ यूज्ड टू किल ग्रेंडल्स मदर। जो गेंट्स है वो क्या है? एंशियंट बीइंग है, यानी प्राचीन जीव है जो मैजिकल स्वॉर्ड बनाता है जिससे बियोवुल्फ किंग ग्रेंडल्स के मदर को मारता है। माइनर कैरेक्टर की बात करें तो कॉस्ट गॉड है, जो बियोवुल्फ को वेलकम करते हैं। मैसेंजर हैं जो बियोवुल्फ के डेथ को अनाउंस करते हैं। ड्रैगन थीफ है जो गोल्डन कप को चुराते हैं। डेनिश वॉरियर्स, गिटिश वॉरियर्स, सेलर्स और कोर्ट पोयर्स जिसे स्कॉप कहते हैं। अगर आपको पता नहीं स्कॉप किसे कहते हैं तो आप एंग्लो सेक्शन एज का पार्ट 1 और 2 वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इधर कैरेक्टर्स है, इधर उनके कुछ सिंबलिज्म है। जो बियोवुल्फ है वो ह्यूरिज्म एंड सैक्रिफाइस को सिंबलाइज करता है। इसी प्रकार जो रॉदगर है वो विजडम एंड किंगशिप को, ग्रिंडल एविल और कियोस को, ग्रेंडल्स मदर रिवेंज मैटरनल डिवोशन, ड्रैगन डेथ एंड ग्रीड, विगलेफ लॉयल्टी एंड होप, विल्थ्यू पीस एंड डिप्लोमेसी, अनफर्थ प्राइड एंड रिडेम्पशन। जो अनफर्थ है वो प्राइड यानी मतलब अहंकार और फिर पश्चाताप को रिप्रेजेंट करता है। स्काई शीफिंग वो आइडल फाउंडर किंग है, और हाइजलिक है वॉरियर किंगशिप, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर कंपैरिजन है, तो यहाँ पर कैरेक्टर है, यहाँ उनका रोल है और मोरल ट्रेट है। बियोवुल्फ हीरो है, करेज इसके अंदर है। रॉदगर किंग है, विजडम है। विगलेफ है वो वॉरियर है और लॉयल है यानी लॉयल्टी रिप्रेजेंट करता है। ग्रिंडल मोनेस्टर है और एविल को रिप्रेजेंट करता है। ड्रैगन जो है वो मोनेस्टर है और ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है। विल्दो क्वीन है और डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करती है। अनफर्ट वॉरियर है, प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। हाइजलिक किंग है, ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रेंडल्स मदर मोनेस्टर है, रिवेंज को रिप्रेजेंट। तो जो ग्रेंडल्स मदर है वो मोनेस्टर है और रिवेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सारे जो चार्ट मैंने बनाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, तो इसमें ह्यूरोड, गिटलैंड, डेनमार्क, ग्रेंडल्स केव, ड्रैगन, ये सारे
प्लेस दिखाए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थीम्स में है हीरोइज्म दिखाया गया है, ये इसका सेंट्रल थीम है। उसके बाद गुड वेस एविल, जिसमें व्यूवुल्फ गुड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मोनास्टर है वो एविल को रिप्रेजेंट करता है। फेट में एंग्लो सेक्सन बिलीव्ड डेस्टिनी कंट्रोल्स लाइफ, एंग्लो सेक्सन का ये बिलीव है कि जो डेस्टिनी है वो लाइफ को कंट्रोल करता है। फेट ऑफ एंड शेप्स एंड अनडूम्ड मैन, यहाँ पर एक कोटेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉयल्टी दिखाया जाता है किसके द्वारा, व्यूवुल्फ, विगलैफ एंड रोदगर के द्वारा लॉयल्टी दिखाया जाता है। फेम भी इस एज के लिटरेचर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, और ब्यूवुल्फ का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, जिसमें एवर लास्टिंग रिपुटेशन दिखाया जाता है कि किसी भी हीरो के लिए एवर लास्टिंग रिपुटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद किंगशिप दिखाया जाता है, तो आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्ट की पीपल, रिवार्ड वॉरियर्स, लीड करेजियसली। मॉर्टेलिटी, इवन द ग्रेटेस्ट हीरो मस्ट डाई, मॉर्टेलिटी यानी अगर एक ग्रेटेस्ट हीरो है लेकिन उसकी भी डेथ होती है तो ये मॉर्टेलिटी इसमें दिखाया जाता है। क्रिश्चियनिटी vs पैगनिज्म, क्रिश्चियन आइडियाज में गॉड, केन और डिवाइन जस्टिस दिखाया जाता है, जबकि पैगन में वायर्ड, हीरोइक कोड और ब्लड रिवेंज दिखाया जाता है। द पोएम ब्लेंड्स बोथ ट्रेडिशन, और ये जो पोएम है व्यूवुल्फ, इसमें बोथ ट्रेडिशन देखने को मिलती है, क्रिश्चियनिटी और पैगनिज्म। सिम्बलिज्म की बात करें तो हीरो रोड सिविलाइजेशन और कम्युनिटी को सिम्बलाइज करता है, यानी सभ्यता और समुदाय को सिम्बलाइज करता है। ग्रेंडल है वो इविल और बुराई और कियोस को रिप्रेजेंट करता है। ड्रैगन ग्रीड और डेथ को रिप्रेजेंट करता है। ट्रीजर अर्थली वेल्थ, यानी जो अर्थली वेल्थ है उसको रिप्रेजेंट करता है। स्वॉर्ड में जस्टिस और हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। फायर डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और सी एडवेंचर को रिप्रेजेंट करता है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इसमें एलिट्रेशन दिखाया गया है, जैसे ग्रेंडल ग्रुप्ड डोमिनेट पोएटिक टेक्निक्स। केनिंग्स, मैंने आपको बताया था केनिंग्स अभी पिछले वीडियोस में, वेल रोड जैसे सी, किंग गिवर, किंग भी हम जिसको किंग बोलते हैं तो केनिंग में हम इसको रिंग गिवर बोलेंगे। अभी जैसे हम बॉडी अपने कहते हैं तो बोन हाउसेस, इसको केनिंग्स में बोन हाउसेस कहते हैं, इस टाइप से। कैजुरा, तो मिडल एक पॉज होता है, मिडल ऑफ अ लाइन के बीच में एक क्या होता है, पॉज होता है। इमेजनरी की बात करें तो इसमें रिच डिस्क्रिप्शन, इसमें बैटल्स, मोनास्टर, सी, वोएक्स एंड लैंडस्केप का रिच डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। फॉर शेडोइंग में हिंट्स ऑफ ब्यूवुल्फ डेथ अपीयर थ्रू आउट द पोएम, ब्यूवुल्फ के डेथ का जो हिंट्स है वो थ्रू आउट द पोएम, पूरे पोएम में देखने को मिलता है। स्टाइल है ओरल ट्रेडिशन, एलिवेटेड डिक्शन, हीरोइक टोन, यानी ओरल ट्रेडिशन में लिखा गया ज़्यादातर दिखाया जाता है, एलिवेटेड डिक्शन है इसमें, और हीरोइक टोन है, फॉर्मूलिक एक्सप्रेशन है, फ्रीक्वेंट स्पीचेस है, डिग्रेशंस है, और विविड बैटल सीन्स हैं। बहुत सारे बैटल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि ग्रेंडर्स मदर्स और ड्रैगन के साथ जो बैटल्स होते हैं। वाई इज बेवुल्फ कॉल्ड एन एपिक, तो बेवुल्फ को एन एपिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हीरो ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, ग्रेट बैटल्स दिखाया गया है, सुपर नेचुरल एनिमीज है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, एलिवेटेड, किसी भी नेशनल के लिए इंपॉर्टेंस यही होता है कि इस जो चीज़ बेवुल्फ में दिखाया गया है वो सारी क्वालिटीज़ किसी भी नेशन में होनी चाहिए, किसी भी नेशन के किंग में होनी चाहिए। एलिवेटेड स्टाइल में लिखा गया, लॉन्ग नरेटिव पोएम है, मोरल वैल्यूज़ दिखाया गया है, और हीरोइक जर्नी भी दिखाया गया है। उसके बाद बात होती है क्रिश्चियन एलिमेंट्स में, तो इसमें गॉड के रेफरेंसेस मिलते हैं, और एंसेस्टर ऑफ ग्रेंडल के केन का रेफरेंसेस मिलता है, डिवाइन प्रोविडेंस और मोरल लेशन, ह्यूमिलिटी बिफोर गॉड, ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। पैगन एलिमेंट्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंस है बेवुल्फ क्यों, क्योंकि ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम है, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, एंग्लो सैक्सन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, हीरोइक आइडियल को इलिस्ट्रेट करता है, पैगन और क्रिश्चियन ट्रेडिशन को एक साथ कंबाइन करता है, और साथ ही साथ लेटर राइटर को और स्कॉलर्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। फेमस कोटेशन की बात करें तो इसमें फेट ऑफ एंड शेप्स एंड अनडूम्ड मैन, बिहेवियर दैट एडमायर्ड इट इज द पेथ टू power among people everywhere. It is always better to avenge dear ones than to indulge in mourning. A man should keep his word. A man should keep his word. ये सारे फेमस कोटेशन बेवुल्फ से हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसमें वन लाइनर में आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको बता दिया है, फिर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैंने 2-3 बार इसको थोड़े छोटे छोटे फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि बार बार आपको रिवाइज होता रहे। तो नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड बियोवुल्फ है, पीरियड एंग्लो सेक्शन, लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश, ऑथर एनोनिमस, लेंथ 3182 लाइन्स है। हीरो बियोवुल्फ है, मेन विलेन ग्रिंडल, ग्रिंडल मदर और ड्रैगन है। किंग ऑफ डेनमार्क रोदगर है, लॉयल वैरियर विगलेफ है। ग्रेट हॉल जिसे हार्ट ऑफ द हॉल कहते हैं वो हीरोट है। मैन्युस्क्रिप्ट नोबेल कोडेक्स में ये मिला है। इसका मेन टेक्निक से एलिट्रेशन में लिखा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेमस फिगर ऑफ स्पीच तो कैनिंग फिगर ऑफ स्पीच है। सेंट्रल आइडिया तो हीरोइज्म, लॉयल्टी एंड द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल के बारे में शो किया गया है। इफ दिस वीडियो इज यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स। थैंक यू।